नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी का जो एग्जाम होगा 2025 की जो वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वैल्यू। अगर मूल्य के आधार पर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, भारत का जो निर्यात है वो किसको जाता है? चाइना को, सिंगापुर को, यूएई को या यूएस को? यूएस को जाता है, यूएस को। और हम यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं, इंजीनियरिंग जो सामान है वो सबसे ज्यादा भेजते हैं। ठीक। 42वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है? समझ लीजिए इसको, हमसे पूछ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है। देखिए यहां बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होगा? केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। ठीक है। और जब बात आए बैलेंस ऑफ सर्विसेज तो इसमें सिर्फ सर्विस आती हैं। क्या आएंगी? सर्विसेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और जब बात हो बीओपी की, जब बात हो बीओपी की यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे कहते हैं भुगतान संतुलन। इसे क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन। तो जब बीओपी की बात आती है तो उसमें बीओटी सब कैटेगरी हो जाता है। ठीक है, तो ये है भुगतान संतुलन और ये है व्यापार संतुलन। तो बीओपी क्या होता है? मान लो इंडिया का दुनिया के अन्य देशों के साथ, दुनिया के अन्य देशों के साथ जो लेन देन हो रहा है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए 43, द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड टू, पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड टू द मेरिट ऑफ इंपोर्ट्स, मेरिट ऑफ एक्सपोर्ट, द मल्टीप्लायर ऑफ फॉरेन ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड किससे रिलेटेड है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। ध्यान रखना, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही जो ट्रांजैक्शन होते हैं भारत के दुनिया के अन्य देशों के साथ वो काउंट होते हैं। ठीक है भाई। 44वां प्रश्न देखो, व्हाट इज द करेंट अकाउंट डेफिसिट। सीएडी क्या है? एक्सेस अमाउंट ड्रॉन ओवर द टोटल डिपॉजिट अमाउंट इन करेंट अकाउंट ऑफ द बैंक्स, या बी डेफिसिट ड्यू टू एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू इन करंट ईयर, या डेफिसिट कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ओवर द टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर, और डी लॉस ड्यू टू हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो भाई देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो डेफिसिट का मतलब तो ऑब्वियसली हमें पता है घाटा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? अगर हमने इंपोर्ट्स ज्यादा कर लिया है और एक्सपोर्ट कम किया है, तो देखो ड्यू टू एक्सेस टोटल इंपोर्ट्स ओवर टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में, एक साल में हमने दुनिया के अलग अलग देशों से, एक साल में हमने दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया है रादर देन एक्सपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा किया है हमने तो हमारा पैसा ज्यादा गया बाहर, पेमेंट तो किया होगा ना। तो इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है एक साल में, तो करंट ईयर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? अब घाटा हुआ तो उसे हम कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर है? 45, टैरिफ, टैरिफ वॉर बहुत चल रहा है, ट्रंप का टैरिफ वॉर बहुत चल रहा है आजकल, है ना। भारत को डरा रहा है, धमका रहा है, बढ़ा रहा है टैरिफ। तो टैरिफ है क्या एक्चुअली? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड,
ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा देना, नहीं। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को घटा देना। हैज नो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, बोथ ए एंड बी, नहीं। देखो जब टैरिफ लगता है तो व्यापार कम हो जाता है, जब टैरिफ लगता है टैक्स तो व्यापार कम हो जाता है, तो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो कम कर देना। आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं। ट्रेड का वॉल्यूम कम कर देना। ठीक है, अब देखिए, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से कौन सी मिनिस्ट्री संबंधित है? तो सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये लास्ट में भी था। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखते हुए, इट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, भारत के इंटरनेशनल व्यापार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट, इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो कम है रादर देन इंपोर्ट, इंपोर्ट हम मर्केंडाइज ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर, नहीं हुआ डिक्रीज। तीसरा, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, हाँ हम सर्विस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं सर्विस, ये भी सही है। ठीक, फिर फोर्थ, इंडिया सफर फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर बताना है तो आपका हो जाएगा 134, 134 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, चाइना का सबसे ज्यादा शेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो वो यूएसए है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो गुड्स इंक्लूड होंगे। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब है, नेट एक्सपोर्ट हम निकालेंगे तो कैसे, एक्सपोर्ट जो टोटल हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से जो हमने इंपोर्ट किया है वो माइनस कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। क्या आएगा? नेट एक्सपोर्ट, एकदम शुद्ध निर्यात कितना किया है तो वो माइनस में चला जाएगा, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए। द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड टू, फॉरेन ट्रेड का जो पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो किससे रिलेटेड है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज्ड इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये जैसे इंडिया है, इंडिया दुनिया के अन्य देशों के साथ, इंडिया दुनिया के अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात कर रहा है, आयात और निर्यात कर रहा है, इसी का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इसी का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेटेड है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात। ठीक, ध्यान रखेंगे। 10वां, with reference to balance of payment which of the following constitute the current account, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखते हुए करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं,
तो करेंट अकाउंट में फॉरेन एसेट करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन एसेट्स आएंगी, विदेशी संपत्ति नहीं। बैलेंस ऑफ इनविजिबल आएगा, बिल्कुल सही। और आपका स्पेशल ड्राइंग राइट नहीं। तो ध्यान रखो, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं बीओपी की, तो बीओपी में दो कैटेगरी आएंगी, एक तो सामान वाली गुड्स और एक सर्विसेज वाली। तो या तो हम सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या गुड्स का करेंगे। गुड्स मतलब वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं। ठीक है, तो यही हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है सर्विस, सेवा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। यही तो हम कह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल पूछा है बस, लैंग्वेज थ्योरी इतना दे दी है जिससे वो बड़ा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट में दम नहीं है। वो तो पढ़ाइए, आपने तुरंत बता दोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे संबंधित है? ट्रेड और आपका इनविजिबल ट्रेड, बोरोइंग उधार लेना, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहां देखो, इंडिया स्पेंड्स द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इंपोर्ट ऑफ विच आइटम। भारत सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज किस पे खर्च करती है? विदेशी मुद्रा किस आइटम के इंपोर्ट करने पे खर्च करती है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत लाती है भारत। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात बहुत होता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा जो खर्चा है भारत का वो इस पे ही होता है। ठीक है, क्लियर? Currently, which of the following commodity category has the maximum share in India's import? वर्तमान में भारत के आयात में सबसे ज्यादा शेयर कौन सी वस्तु का है, कमोडिटी का है? तो वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इंडिया कौन से सामान का एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है? तो वो है टेक्सटाइल। इंडिया का कपड़ा बड़ा फेमस है जी, इंडिया का कपड़ा बड़ा फेमस है, तो इंडिया सबसे ज्यादा कपड़े का निर्यात करके उसके बदले में पैसा कमाता है, वो भी विदेशी मुद्रा। द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत का कपड़ा खरीदने वाली सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो यूएसए, अमेरिका सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। करेक्ट आंसर आपको सर्च करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, देखते हैं क्या है आंसर। देखो, एक तरफ दी है कमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कमोडिटी एक्सपोर्ट की जा रही है, और लिस्ट 2 कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि हमारे देश से ये चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं और कहां जा रही हैं, तो वो मैच करना है आपको। ठीक है, तो आयरन ओरे, लो एस्क, ये कहां से कहां जाते हैं? इंडिया से जापान। कहां जाते हैं? जापान। लेदर का जो सामान है वो कहां जाता है? रसिया। टी, चाय, चाय कहां जाती है? ब्रिटेन। कॉटन फैब्रिक, कपड़ा, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कपड़ा सबसे ज्यादा जाता है यूएसए में, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई?
तो इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब है सर्विसेज, सेवाओं का आदान प्रदान, उसे ही कहते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, भैया बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होना, और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो यहां देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ना तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना हम इंपोर्ट करते हैं, यही है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आंसर क्या है? डी है। अब जब बात की जाए तो मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्लोज्ड इकोनॉमी का। फिर पूछा जाए डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, इसका भी मतलब नहीं है। ना तो इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट हो, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद ओपन इकोनॉमी हो गई। आगे देखो, एक तरफ दिया है कथन और दूसरी तरफ दिया है कारण। एक तरफ दिया है कथन और दूसरी तरफ दिया है कारण, देख लेते हैं क्या है। कथन कह रहा है कि न्यू एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इज लिबरल, मार्केट ओरिएंटेड एंड फेवर्स ग्लोबल ट्रेड। नई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई है वो लिबरल है, बाजार आधारित है और ग्लोबल ट्रेड को फेवर करती है। चलो ये देखते हैं अब। तो ये सही है, रीजन देख लो। GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को लिबरलाइज करने में GATT ने भूमिका निभाई है। तो भाई देखो दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए भी सही है अपने आप में, आर भी सही है, लेकिन आप ये कहें कि ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, सो नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू इंडिविजुअली बट आर कैन नॉट एक्सप्लेन ए। आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस क्या है भाई? एक सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन में क्या शामिल नहीं होता? तो रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन करना ये तो शामिल है। एबोल्यूशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग ये भी शामिल है। फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्री फ्लो हो ये भी शामिल है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सरकारी संपत्ति का डिसइन्वेस्टमेंट करना, विनिवेश करना, ये कोई ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ए, इट हैज एनकरेज्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू सीक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या ग्लोबलाइजेशन ने भारत के उद्योगपतियों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? तो बिल्कुल दी भाई, तो ये तो हो गया। बी, इट हैज मोटिवेटेड टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया टू बाई लार्ज वेंचर ऑफ इन फॉरेन कंट्रीज। ये भारत में उद्योगपतियों को इन्होंने मोटिवेट किया ग्लोबलाइजेशन ने कि ये बाहर से वेंचर ला सकते हैं और उसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। सी, इट हैज टेम्प्टेड फॉरेन कंपनीज टू बाई इंडियन कंपनीज, ये भी सही है। डी, इट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म अमॉन्ग स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही नहीं है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, बाकी सब सही है। The first phase of liberalization was initiated in India under the regime of, भारत के अंदर जो पहला लिबरलाइजेशन का फेस है वो किसके टाइम पीरियड पे आया?
तो राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, एचडी देवेगौड़ा। तो हम जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जब एलपीजी रिफॉर्म्स आई, और पीवी नरसिम्हा राव के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। क्या होगा आंसर? पीवी नरसिम्हा राव आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनकरेजिंग मोर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया इज टू प्रमोट द पॉलिसी ऑफ। अगर भारत में हम मल्टीनेशनल कंपनीज को और एनकरेज करें आने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को भी प्रमोट करने जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन यानी कि एलपीजी। तो ये तीनों ही सही, मतलब ऑल ऑफ द एबव। समझ गए? फ्री ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू अ पॉलिसी वेयर देयर इज अ, फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है? मुक्त व्यापार नीति, एब्सेंस ऑफ टैरिफ। जी हां, मुफ्त व्यापार नीति का मतलब है दो देश आपस में एक दूसरे के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, उसे कहते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, ईसीजीसी का मतलब क्या है? तो एक्सपोर्ट, ईसीजीसी किससे रिलेटेड है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड, या एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड? बिल्कुल सही बात है। ईसीजीसी का मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ईसीजीसी का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये दोस्त हमने डिस्कस किया आज के सवाल। आई होप चीजें समझ आई होंगी। कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।